तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे एमपी टेट हिंदी प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम महत्वपूर्ण लाजवाब लास्टेस्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन 5-6 क्वेश्चन आपके ग्रामर से ही पूछे जाते हैं उन्हीं से। तो पूरा ए टू जेड आपका प्रिपरेशन रहेगा। 30 में से 30 की तैयारी चलने वाली है। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट करना है तो आई बटन भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है तो हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर प्रश्न भी करेंगे, संभावित प्रश्न करेंगे, नए प्रश्न भी करेंगे, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। ये पिछले बार पूछा गया प्रश्न था। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, या शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो इनमें से भाषाई विविधता के अंतर्गत जो नहीं आता है वो हमें जानना है, समझना है। तो क्या नहीं आता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा की कक्षा में एक संसाधन, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान, ये भाषाई विविधता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन शिक्षण सामग्री का प्रयोग यह भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता। व्यापम पीबी ने से डी ऑप्शन को सही माना है। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये भी आपको कमेंट करके फीडबैक करके अवश्य करना है। और आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है या किससे संबंधित है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को 101% क्वालिफाइड करना। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। यह आपके सापेक्ष परिकल्पना, भाषिक संबद्धता, भाषीय समाजीकरण या भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। यह आपके सापेक्ष परिकल्पना की बात की जाती है। जहाँ दोस्तों एडवर्ड सपीर अमेरिका में भाषा के संरचनात्मक अध्ययन की आधारशिला को इन्होंने मजबूत किया है। उन्होंने भाषा पर कई दृष्टियों से चिंतन किया, जहाँ जहाँ आवश्यक लगा उन्होंने अपने विचार दिए। तो एडवर्ड सपीर की बात करते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा और सभी लोगों को जो है फीडबैक करना है कि वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिसमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, क्या कहलाती है? बुनियादी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा, या कह सकते हैं आपकी द्विभाषी शिक्षा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिसमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं अपनी ही विद्यालय में शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ कर रहे हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते हैं। तो अपनी मातृभाषा और अतिरिक्त भाषा मतलब कहीं ना कहीं बहुभाषिक शिक्षा की बात हो रही, क्योंकि अपनी भाषा के साथ साथ आपके किसकी बात करेंगे? अतिरिक्त भाषा की भी बात की जा रही। तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में दी जाएगी और विदेशी भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। नीति अनुशंसा करती है कि किसी भी छात्र बालक बालिका अपने स्कूल में सूत्र के तहत 3 भाषाएं सीखेंगे। 3 में से कम 2 भाषाएं भारत की मूल निवासी होनी चाहिए। ये आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। यह प्रश्न आपके जैसे संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों का अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं या बुरी तरह असफल हो जाते हैं। तो स्किनर की क्या राय है? सभी लोग बताइए। जो बच्चे होते हैं वह अक्सर क्या करते हैं? भाषा अर्जन जब सीखते हैं उस प्रक्रिया में बच्चे जो होते हैं वह वयस्कों की नकल करते हैं। किसका कहना है? स्किनर का कहना।
क्योंकि भाषा एक संप्रेषण का साधन होता है। हम भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने विचार दूसरों के साथ साझा करने के लिए भाषा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भाई अपन कैसे बात कर पाएंगे, हम आपसे कैसे बात कर पा रहे हैं, भाषा के माध्यम से कर पा रहे हैं ना, और आप भाषा के माध्यम से पहचान पा रहे हैं। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था, योगात्मक मूल्यांकन से प्रश्न पूछा गया था कि योगात्मक मूल्यांकन जो है साल में 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है या 4 बार होता है। तो जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग देखा जाए, योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो यह सत्र में लगभग 2 बार। कितनी बार? सत्र में लगभग आपके 2 बार। याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है। आप जबकि आप नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कक्षा में जाएंगे, तो आप स्वयं सोचिए आप बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित कर सकते हैं, या कैसे की जा सकती है। नियमित रूप से शुद्धलेख देकर, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, शब्द संपदा का संवर्धन करके, या व्याकरण के नियम को कंठस्थ करवा के। तो नियम कंठस्थ करवाना, संपदा का वर्धन करना, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके आप विकसित कर सकते हैं। क्योंकि भाषा की दक्षता को विकसित करना है तो जो कार्य आधारित गतिविधियाँ होती हैं उनको संलग्न करिए, उसमें जोड़िए, तो उसका दक्षता विकसित हो सकता है। बी ऑप्शन अकॉर्डिंगली सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है कि निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। कि लेखन से पहले पठन का विकास होता है, पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता है, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, या प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पठन और लेखन क्या होते हैं, ये साथ साथ विकसित होते हैं, और होना भी चाहिए। पठन और लेखन साथ साथ विकसित होना चाहिए, और क्योंकि यही जो है भाषा अभिव्यक्ति का उत्तम साधन होता है, जिसके माध्यम से आचार्य विचार आदान प्रदान किया जाता है। भाषा मुख्यतः मौखिक और लिखित, औपचारिक अनौपचारिक रूपों के माध्यम से होती है, और ये निरंतर चलती रहती है। अगला प्रश्न है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने बारे में कौन सा विचार उचित है। कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा जन की सहज स्थिति बन सके। ठीक है, या आपका कह सकते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक। तो बलपूर्वक ये तो निगेटिव हो जाएगा अपने आप में, सभी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा होगी उसमें भाषा सीखने के बारे में अगर विचार पूछा जाता है तो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि भाषा जन की सहज स्थिति बन सके। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि स्वलीन विकार, जिसे हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोला जाता है, इसमें जो बच्चा होता है वह अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो आपको पता है जो विकार है, ठीक है, इनसे 1-2 प्रश्न तो आना ही है, और 7 से 8 प्रकार के हैं लगभग। ये 7 से 8 प्रकार जरूर पढ़ लीजिएगा जो भी विकार हैं बच्चे के। ठीक है, तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर स्वलीन विकार में बच्चा जो होता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। इसमें सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है स्वलीन विकार में। ठीक है, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या होगा। भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण परक उपागम होता है, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या बोलना कौशल पर बल देता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा बंधु, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी जानते हैं कि भाषा शिक्षण संप्रेषण उपागम से प्रश्न आता ही आता है। तो संप्रेषण उपागम मतलब संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया कि जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता या सीखती है तो इसे क्या माना जाता है। भाषा अर्जन, भाषा वृद्धि, भाषा की अमूर्तता, या भाषा सीखना। तो जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता या सीखती है तो इसे क्या माना जाता है। भाषा सीखना माना जाता है।
सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं दिया गया? और नहीं वाले सभी को पता है, ज़्यादातर अब पूछे जा रहे हैं, इसलिए सभी को अभ्यास करना, प्रिपेयर रहना है। तो कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए वो सही नहीं दिया गया है? भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण का योग है। यदि अवसर तथा यथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। या कह सकते हैं कि मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी लोग हैं कि भाषा सीखने में भाषा कौशल एक भाषा दूसरी भाषा में अंतरण का योग होता है, बिल्कुल सही बात है। यदि औसत तथा यथायोग समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती, बिल्कुल समय देना चाहिए, क्योंकि सभी जो है एक समान एक साथ एक समय में नहीं सीख सकते, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है सीखने की। तो मातृभाषा दूसरी और विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, ये आपका कथन गलत दिया गया। मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है, ये बात सही दिया गया। तो क्या प्रश्न तो यही कह रहा है ना कि कौन सा विकल्प भाषा विकल्प सीखने के लिए नहीं, तो भाषा सीखने के लिए आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कहीं कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण की योग होता है। अवसर तथा यथायोग समय दिया जाए तो प्रत्येक बालिका में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सही दी गई। अगला प्रश्न, ये भी संभावित प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था, वर्ग 2 हिंदी पेडागोजी में पूछा गया था कि भाषा के पाठ्य पुस्तक खाली स्थान किससे संबंधित पाठ होना चाहिए? विज्ञान, संस्कृति, साहित्य या उपयुक्त सभी? तो जो भाषा के पाठ्य पुस्तक होते हैं वह विज्ञान, संस्कृति, साहित्य इन तीनों से संबंधित पाठ होना चाहिए। उपरोक्त सभी आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाएगी? स्क्रिबलिंग, प्रारंभिक साक्षरता, लेखन कौशल या ग्राफिक विकास? जब भी बच्चा विद्यालय जाता है, प्रवेश करता है, तो दीवार या फर्श या कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना मतलब यह प्रारंभिक साक्षरता का हिस्सा कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाना चाहिए। भाषा अर्जन, भाषा का आत्मसात्मीकरण, भाषा सीखना या मूर्त भाषा का विकास? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि मातृभाषा के विकास को सामान्यतः क्या माना जाता है? भाषा अर्जन। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए, क्योंकि चॉम्स्की के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है। उन्होंने व्यवहारवाद को बुनियादी स्तर पर अध्ययन किया और तर्क भी दिया है। कहा है कि बालक में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है जो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो किसने कहा? चॉम्स्की ने। ये स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ सकता है, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं कि बालक में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है जो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसका कथन है? तो चॉम्स्की का सिद्धांत का कथन है, चॉम्स्की का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ क्या होती हैं? नैतिकता के लिए, भाषा सीखने हेतु निवेश होती हैं, दोहराव और पुनरुत्पादन होती हैं, अपने समाज के बारे में सीखना। तो भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में जो कहानियाँ होती हैं वह भाषा सीखने हेतु एक निवेश होती हैं। कहानी का जो को होता है एक निवेश होता है ना, कि भाई हम एक निवेश कर रहे हैं कहानी और उससे फिर हम सीखते हैं चीज़ें। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी, जब भी लैंग्वेज खोलते हैं भाषा में तो भाषा अर्जन का तो टॉपिक ही एक पूरा। तो भाषा इसका अर्थ क्या होता है अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, कि किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा के अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में स्वयं सीखना या भाषा के बारे में सीखना। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को ग्रहण करना, समझने की क्षमता अर्जित करता है, बातचीत करने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करता है। और भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे में क्या होती है? जन्मजात होती है, और बच्चे निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा का नियम सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको
माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है? केवल पढ़ना, सुनना पढ़ना, केवल लिखना या केवल सुनना? आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष, सबसे मजबूत पक्ष, और वह होता है सुनना और पढ़ना। ये कई बार हम बता चुके हैं आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न ये भी संभावित प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा? देखिए समझिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर में बात कर रहे हैं तो व्याकरण शिक्षण का जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका होना चाहिए वे कौन सा होगा? कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना, बच्चों को अलंकार रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित ना करने के लिए कहना, या कह सकते हैं कि बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित, तो सीमित करना, ना करना, और किसी भी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट ना करना, ये तीनों नेगेटिव दिए हैं। तो बचता है पहला ऑप्शन। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर तो व्याकरण शिक्षण का सर्वाधिक तरीका कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद का। चलिए कुछ इसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन भी करेंगे। इनमें से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार माध्यम, पारंपरिक माध्यम, पियाजे जी का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। तो उच्च प्राथमिक स्तर से एक प्रश्न आना है, ये संभावित है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ खाली स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो होता है संचार माध्यम। क्या होता है? संचार माध्यम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का चयन करना है। कच्छा, हरियाली, गंगा, पानी। तो द्रव्य हम किसे कह लेंगे? तो द्रव्य किसे बोला जाता है? सभी लोग जो तरल पदार्थ होते हैं उनको द्रव्य बोला जाता है। तो पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा पानी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। और जो आपके अपठित गद्यांश पद आएगा उन्हीं शब्दों से ग्रामर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? गति, यति, तुक, उद्गण। सभी लोग बताइएगा। तो ग्रामर बहुत ही सरल पूछी जाएगी, केवल शब्द आपको पहचानना है। संधि, समास, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, ये सारी चीज़ें आपकी। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम जो होता है उसको यति बोला जाता है। ठीक है। और धीमा पढ़ना, तेज पढ़ना वह गति हो जाता है। अगला प्रश्न है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उपमा कहते हैं, रूपक कहते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं? क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहा जाता है? उसी को उत्प्रेक्षा बोला जाता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, ये तीनों ऐसे आपके अलंकार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड उदाहरण देकर पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार का होता है? 5, 6, 7, 9। समास से एक प्रश्न निर्धारित है, संधि से एक प्रश्न निर्धारित है। तो समास कितने प्रकार का होता है? तो समास सभी लोग जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सभी लोग नाम बताइए कौन कौन से होते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उनके लिए जो कमेंट करके बताएंगे उनके लिए गिफ्ट रहेगा। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी को गिफ्ट मिलेगा। और मैं कमेंट रीड करूँगा कौन कौन यहाँ पे कमेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है? बालक, अभियान, उपयुक्त, परामर्श। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्दों के बाद में लगता है, अंत में, और शब्द के प्रथम में उपसर्ग लगता है। तो प्रत्यय का उपयोग करके बनाया हुआ शब्द बताना है। तो अभिमान, उप, परा, ये तो उपसर्ग लग जाएंगे, तो बचता है बालक। ठीक है। तो बालक ऐसा शब्द है जहाँ पे प्रत्यय करके प्रयोग करके बनाया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको टास्क दे रहे हैं कि बालक में प्रत्यय शब्द आपको बताना है कि बालक में प्रत्यय शब्द कौन सा होगा। ये आपके लिए टास्क है। जो इस टास्क को पूरा कर लेगा वो एग्ज़ाम को फतह भी कर लेगा, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में उसका बेस्ट स्कोर आएगा। सभी लोग बताइएगा। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाकें, पोशाकें, पोशाकों, पोशाक। पोशाक कहते हैं ना कि पोशाक बना के जा रहा है, आपने पढ़ा होगा। तो पोशाक का बहुवचन आपको बताना है। सभी लोग बताइएगा। तो पोशाक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पोशाकें। के में क्या हो जाएगा? बिंदी होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जिनको भी टॉपर नोट्स हिंदी की चाहिए, हिंदी की टॉपर नोट्स हमारी आ चुकी है।
और हिंदी की टॉपर नोट्स आप सभी को प्राप्त हो रही है व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो लगभग सभी सब्जेक्ट के आपके टॉपर नोट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो जिन सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है। तो अगला प्रश्न है, वाक्य गा रहे हैं को भूतकाल में कैसे बदलेंगे? गा रहे थे, गा रहे होंगे, गा सकते होंगे हो, गा चुके होंगे हो। तो हमारा जो वाक्य दिया गया है गा रहे हैं, इसको बदलना है भूतकाल में। बहुत ही सरल है, इसको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही साथ 25 प्रश्नों में आपके कितने स्कोर सही हुए हैं, आपका कितना स्कोर सही हुआ, ये भी आपको कमेंट करके फीडबैक करके अवश्य बताना है। तो आई होप सभी लोग समझ गए हों अच्छे तरीके से। डेली आप प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, अपनी तैयारी को और निखारिए और अपने इस बार 101% एग्जाम को फतेह कीजिए, क्वालिफाइड कीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।